जजेस, फिर 3 जजेस, फिर पूर्ण पीठ बैठी, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस बैठे और उसके बाद महीनों बहस चली और उसके बाद जो निर्णय आया तो उसमें बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के हक में आया। इनकी सदस्यता रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही तीखी टिप्पणियां की और इस बात का खुलासा हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार बनवाने के लिए कितनी उतावली थी कि एक असंवैधानिक आदेश खुल करके पारित करने का काम किया। इसीलिए हम कहते हैं कि सिक्के के 2 पहलू हैं। समय समय पे ये खुलासा भी करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले की तस्वीर भी आप सबने देखी होगी। हमें तस्वीर, हमको चूंकि मैदान में, चुनाव के मैदान में चल रहे हैं, हम तो रैलियों में जा रहे हैं, हमको तो रुकने का समय नहीं मिल रहा कि अपने घर में जाएं और घर में रुके। हम तो पिछले 5-6 महीने से हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन हमें लोग भेजते रहते हैं। आजकल जो मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, उसमें सब खबरें आ जाती है, फोटो भी आ जाती है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की खबर, हमारे अल्पसंख्यक समाज के कुछ साथी जो हमारे, उन्होंने कहा देखिए आप जो कहते हैं उसका खुलासा फिर से हो गया। इस आरएसएस के मुखिया श्री भागवत जी और श्री मुलायम सिंह यादव जी दोनों एक साथ दिल्ली में एक सोफे में बैठ करके आनंद लेकर के एक दूसरे की आगे की रणनीति बनाने का काम वहां पर कर रहे थे कि कैसे आगे रणनीति बनाई जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कमीना मंत्री, सेंटर के मंत्री लोग उनके सामने नतमस्तक थे। इस बात का खुलासा तो अखबारों में और मीडिया में सभी जगह ये दिखाने का काम हुआ और जिससे ये मालूम पड़ गया कि कौन किसकी बी टीम है और कौन किसका ए टीम है। ये तो दोनों ही ए टीम है, एक दूसरे के साथी हैं और एक साथ मिल करके काम करने का काम करते हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहने की जरूरत है और इनसे उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? दंगों फसाद के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आज भारतीय जनता पार्टी आई, इनसे आजिज होकर के, समाजवादी पार्टी से दुखी होकर के और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े वादे, बड़े लुभाने वादे सबके सामने करने का काम किया। हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता, महिलाएं, बच्चे जो पढ़ रहे थे, जो नौकरी नहीं पा रहे थे, जो बेरोजगार थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, ये सब उसमें आ गए, उन वादों में आ गए। भूल गए कि एक वादा इन्होंने पहले करके दिखाया था और बाद में कहा वो जुमला है। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जमा करा रहे थे कि नहीं जमा करा रहे थे, आप ही बताइए। और फिर किसी एक के पैसे खाते में भी 15 लाख रुपया आया? नहीं आया। तो उसी तरह का वादा इन्होंने अब की बात झड़ी लगा दी। और किस तरह से झड़ी लगा दी? इन्होंने महिलाओं से कहा कि आप लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आतंकित हैं, बहुत आपके यहाँ दुराचार, बलात्कार सब हो रहा, समाजवादी पार्टी इसको खा फेंकना है तो आप हमारे साथ में आ जाइए। महिलाओं ने वोट दे दिया, कहा कि हम आपकी गैस सस्ती कर देंगे, हम जो है जो खाना पीने की सामग्री है उसको सस्ती कर देंगे, आप हमारे साथ में आ जाइए। महिलाओं ने इनका वोट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? आज के रोज क्या स्थिति है? इनकी खुद की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, उसको पढ़ लीजिए। हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक बलात्कार और 2 घंटे में दुराचार महिला के साथ में हो रहा। क्या इसी की सुरक्षा मांगी थी महिलाओं ने? क्या यही मांगा था इनसे? गैस के सिलेंडर दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? 200 का सिलेंडर 1200 में पहुंचा दिया, डीजल का दाम 100 के पार करा दिया, पेट्रोल का दाम 110 के पार करा दिया। जब ये चीजें बढ़ती हैं तो हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं और नतीजा क्या हुआ कि महिलाओं की इन्होंने रसोई बंद कराने की योजना पूरे प्रदेश में बनाने का काम किया। बहन मायावती जी थी, याद करिए उस समय बहन जब कानून का राज चलता था, किसी भी महिला को छोड़ी, कोई छोटी हमारी बेटियां भी जो थी, अगर उनको भी रात के 12 बजे घर से निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो रुकती नहीं थी, हिचकिचाती नहीं थी, वो घर से निकल जाती थी। और ये इसलिए निडर होकर निकलती थी क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनकी तरफ कोई गलत आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती थी। और इसलिए जो किसी को नहीं बख्शती है, उन्होंने तो अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा, जिससे कि कानून अपने हाथ में ले लिया था। याद करिए
15 दिन पुरानी सरकार थी, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो थे उन्होंने सोचा अब क्या, अब तो जो चाहो कर लो। उन्होंने गरीबों की झोपड़ियां कुछ उनके इलाके में थी, उनको उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया, कब्जा करने के लिए। बहन मायावती जी ने उनको लखनऊ बुलाया, अपने निवास पे बुलाया। मैं तो वहां मौजूद था, इसलिए चश्मदीद गवाह हूं। उन्होंने बुला करके उनको घर में और फिर वहीं से हथकड़ी लगा करके और उनको जेल भिजवाने का काम किया और पूरे 5 साल तक उनको जेल में रखने का काम बहन मायावती जी ने किया। कौन करेगा? यहां तो कहते हैं आज की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, कुछ से बड़ा जुर्म कर लो, उनके अपने हैं तो उनके ऊपर हाथ नहीं डालना है। कह देते हैं इनको मत छुओ, इनके ऊपर इनकी तरफ देखने का काम भी नहीं करो। दूसरों को डराने धमकाने की बात करते हैं, कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, हम रोक करके गोली मार देंगे, हम तो रोको और ठोको की नीति चलाते हैं। अरे अब रोकने ठोकने की नीति का वक्त गया, बुलडोजर का वक्त गया। अब तो सरकार के हाथ में, अब तो आम जनता के हाथ में बुलडोजर आ गया है और आम जनता के हाथ में अंगूठा आ गया है, बटन आ गई है। जो 1 महीने बाद चुनाव होने वाला है वो बटन दबा करके और इस सरकार के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम अब की बार यहाँ की जनता करने वाली है और अपनी सरकार बनाने का काम करेगी और इनको बाहर भेजने का काम करेगी। जहां से भी आए हैं वहीं वापस भेजने का काम होगा। अगर उत्तराखंड जाए तो उत्तराखंड वापस भेजने की जनता पर मानेगी नहीं जब तक वापस नहीं भेज देगी और इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने वादा किया था किसानों से कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुनी कर देंगे, तुम हमको वोट दे दो। उन्होंने वोट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? आमदनी 2 गुनी तो छोड़िए, उनकी जमीन पर ही नीयत खराब हो गई। आमदनी 2 गुनी के नाम पे तो अभी जब चुनाव आ गया तो 1 महीने पहले पूरे 5 साल दाम नहीं बढ़ाए गन्ना के, 1 महीने पहले 25 रुपए की घोषणा करी है, जो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनकी सरकार के दौरान तो नहीं मिलने वाला। 25 रुपए की घोषणा की है, 5 रुपए सालाना। क्या यही 2 गुना करने की बात की थी बहन? और इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने तो कोई वादा नहीं किया किसानों से कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुनी कर देंगे। सिर्फ ये कहा था कि हम तुम्हारी हर तरीके से देखभाल करने काम करेंगे, क्योंकि गरीबों की तरह किसान भी उनके दिल में बसते हैं, इसलिए उनके बारे में भी दिन रात सोचने का काम बहन मायावती करती। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार में 2007 से और 12 की सरकार में जहां 125 रुपए क्विंटल का दाम मिलता था गन्ने का, उन्होंने उसको 2 गुना करके 250 करने का काम बहन मायावती जी ने किया। ये वादा करते हैं, झूठे साबित होते हैं। बहन मायावती जी जो कहती है वो करके दिखाती है और जो नहीं भी कहती है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए वो करने का काम करती है। यही इनमें और उनमें फर्क है। इन्होंने किसानों से कहा कि हम तुम्हें 2 गुना करेंगे, वो तो नहीं किया, लेकिन उनकी जमीन पर नियत रख गई, जमीन पे नियत आ गई। और क्यों आ गई? क्योंकि इनके जो उद्योगपति हैं कुछ, जिन्होंने पूरे देश को लूट लिया है, जिनके हाथों में इन्होंने पूरे देश को बेचने का काम कर दिया धीरे धीरे, जिनके हाथों में चाहे रेलवे हो, चाहे तेल की कंपनियां हो, चाहे रेल कंपनी हो, चाहे बिजली बनाने की कंपनी हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो और चाहे अब तो बैंकें हो, इन्होंने सब का सब उनके हाथों में बेचने का काम किया। कोई चीज नहीं छोड़ी। और जब बेच दिया सब, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए? फिर चुनाव आ गए, फिर चंदा ले लो, लेकिन एक चीज और दिला दो। और क्या दिला दो? हमको जमीन चाहिए, किसानों की जमीन चाहिए। उसकी तरफ उनकी निगाह घूम गई और इसीलिए ऐसे 3 काले कानून बनाए, ऐसे कानून बनाए जिसके तहत में किसान को मजबूरन अपनी जमीन का पट्टा उनको देना पड़े और दोबारा ठेकेदारी में उनको अपना पट्टा ले करके अपनी खेती करनी पड़े। और वो अच्छी तरीके से किसान जान गए कि एक बार ये जमीन उद्योगपतियों के हाथ में चली गई तो ये दोबारा हमारे जीवन में वापस आने वाली नहीं। उन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आंदोलन किया, 15 महीने तक आंदोलनरत रहे, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने तो 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल करके, दबा करके मारने का काम किया और आधे दर्जन से ज्यादा लोग तो वहां
गंभीर रूप से घायल हैं। मैं तो स्वयं गया था वहां पर और देखा मैंने किस उनकी तरफ देखने का काम भी नहीं कर रहे। और अब तो जब खुलासा हो गया कि सोची समझी षड्यंत्र के साथ में इन्होंने उनको दबा करके मारने का काम किया था, तो उसके बाद मीडिया का कॉलर पड़ने लगे, मीडिया को गाली देने लगे, लेकिन पद से इस्तीफा नहीं दिया, न इस्तीफा लेने कानून वापस हुआ था। उसी दिन कह दिया था, 2-3 और नेताओं ने कह दिया था कि ये कानून तो अभी वापस लिया हमने, काला कानून, लेकिन इसके बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। चुनाव आ गया है, चुनाव जैसे ही आया किसानों का आपने 3 काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन न्यूनतम जो पैसा मिलना चाहिए उनको अपनी उपज का, उसका कोई बिल नहीं लाया, उसका कोई आदेश जारी नहीं किया। जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे, कह दिया कि वापस लेंगे, वो अभी भी चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज आका अखबार उठा करके देख लीजिए, कल जो है इनके मुखिया जो एग्रीकल्चर मंत्री है, जिनके तहत में ये कानून बने थे, अब तो उन्होंने ही कल कह दिया नागपुर में, महाराष्ट्र में एक सभा में, और उन्होंने कहा कि ये जो कानून हम लेकर के आए हैं इसको वापस तो हमने ले लिया है मजबूरी में, क्योंकि किसान इस दबाव में हम ज्यादा दिन आने वाले नहीं है, बहुत जल्दी इसके बारे में दोबारा हम सोच करके और इनको लाने। ये खुलासा जो हम लोग कह रहे थे कि ये करने वाले हैं, इनके राज्यपाल ने कहा था, अब तो मंत्री ने स्वयं कर दिया। तो इसलिए हमारे किसानों को भी ये सोचना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि इनकी असलियत क्या है। ये उन्हीं में से है जो वादा करके इन्होंने कहा कि हमारे साथ में आ जाओ, बेरोजगार हो तुम लोग, वोट देने का काम करो, और उनसे कहा कि हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां देंगे सालाना, हमें वोट दे दो। उन्होंने खुल करके वोट दे दिया, दिलवाने का काम भी किया। उसके बाद क्या हुआ, 4.5 वर्षों तक वो धक्के खाते रहे, एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां इन्होंने तो छीनने का काम किया, क्योंकि धीरे धीरे जहां सरकारी नौकरियां थी उन उपक्रमों को इन्होंने इन निजी हाथों में जब बेच दिया तो नौकरी अपने आप खत्म हो गई, आगे की नौकरियां बंद हो गई, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो गया। कोई रिजर्वेशन, जब नौकरी नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन किस बात का, एक नया तरीका निकाला इस आरक्षण को खत्म करने का। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई खोज करके सब चीजें प्राइवेट हाथों में देने का काम किया। बैंकों की नौकरी, रेलवे की नौकरी, बिजली घर की नौकरी, नगर निगम, एनडीए, जितनी भी उपक्रम है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे जल निगम हो, ये सब के सब ठेकेदारी में किसी को नौकरी नहीं देंगे। नौकरी देने के लिए ऊपर रोक लगाने का काम किया, ठेकों में नौकरी देंगे, जो कि आपको कभी 4,000 रुपए दे देंगे, कभी 5,000 रुपए दे देंगे, और उसका निकाल के बाहर करने का काम करें। इन्होंने जब आंदोलन किया हमारे नौजवान साथियों ने, तो उनको क्या मिला, उनको लाठियां मिली, उनको डंडे मिले जैसे किसानों को मिले, उनके सर फोड़े गए। उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही कि भाई आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने उनको जवाब में कहा कि हम नौकरी तो नहीं दे सकते, एक सलाह दे सकते हैं। और सलाह क्या दी, कहा तुम लोग बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, तुम लोग डिग्री और पीएचडी किए हुए हो, तो तुम्हें हम ये सलाह देते हैं कि तुम लोग जाओ और पकौड़ा बेचने का काम करो। तुम लोग पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना, ठेला लगाना, खुंचा लगाना, ये सब चीजें जो है हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इसको जो है बुरा नहीं मानती, क्योंकि हमारी पार्टी ही गरीबों के लिए, हमारी पार्टी मिशन है, और पार्टी बाद में, पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, और हमारी पार्टी जो है उसके लिए, इनके लिए दिन रात 24 घंटे पार्टी, पूरी पार्टी लगी रहती है। हमारी पार्टी की मुखिया और नेता भी लगे रहते हैं, इन्हीं के बारे में सोचने का काम करते हैं। लेकिन इनकी तरह से धोखा नहीं देने का काम कि हम तो कह रहे हैं नौकरी देंगे, और नौकरी देने की जगह अब हम सलाह दे रहे हैं कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, इससे अच्छा पकौड़ा बेचोगे, इसलिए तुम पकौड़ा बेचने का काम। ये वो लोग हैं जो कि चेहरे में कुछ और रखते हैं, अंदर कुछ और होता है। ये धर्म का चेहरा आपके सामने रख लेंगे, धर्म का चेहरा, धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे अचानक से, और ठेकेदार बनने के बाद आपके पास धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे। हमने तो इनका धर्म का चेहरा 23 जुलाई को अयोध्या में ही जाके खोलने का काम किया था और हटाने का काम कर दिया था। 2 वर्षों से
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका था राम जन्मभूमि के बारे में, लेकिन पैसा इकट्ठा करते जा रहे, लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर डाला पूरे देश और विदेश से लेकर के मंदिर के नाम पे, और सरकारी धन में अपने पास निकाल के रख लिया लाखों। कहां गया वो रुपया? हम तो वहां गए थे, पूरी अयोध्या नगरी घूमे, मंदिर भी गए। हमने कहा, सोचा कि देखिए अब तो 2 साल हो गए हैं, मंदिर बन गया होगा, मंदिर बन के खड़ा होगा, क्योंकि हम तो याद कर रहे थे जिस तरह से कार्य बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होते थे। मानवर काशीराम जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्मारक सबने देखे हैं, पूरे देश ही ने विश्व में सबसे बड़े अगर स्मारक हैं तो ये दोनों स्मारक बने हैं, जो लखनऊ में भी और नोएडा में बनाए, और 2 साल में शुरुआत करके और बनाने का काम और पब्लिक को देने का काम बहन मायावती जी ने किया। लेकिन यहां तो 2 साल में वहां कुछ मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई नहीं। न्यू खोदना, न्यू बनना तो छोड़िए, अभी तो फावड़ा भी चलाना शुरू नहीं किया था। और पैसा कहां जा रहा है? क्या सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं आप राम के नाम पे अपनी पार्टी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए? राम को भी आपने वोट की चीज बना दी, उनको भी आपने भगवान राम को एक वोट की वस्तु बना दी, और बनते हैं ठेकेदार, कहते हैं हम ही इनका ठेका लिए हुए। भगवान राम का नाम तो लेंगे, कभी सीता का नाम नहीं लेते। कभी ध्यान से आप लोग सोचिए, सुनिए, कभी भी इनके किसी नारे में भी या संबोधन में सीता का नाम आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि महिलाओं के बारे में इनकी सोच कुछ अलग है, और इसीलिए खाली राम का नाम लेते हैं, जबकि ये जानते हैं कि बिना सीता राम कुछ नहीं है, राम बिना सीता कुछ नहीं। हम लोग जब किसी से मिलते हैं, हम लोग किसी से बातचीत करते हैं, तो हम लोग जो है सीताराम कहते हैं, सीताराम करके अभिवादन करते हैं, लेकिन ये चिढ़ जाते हैं जब हम ये कहते हैं, तो ये चिढ़ जाते हैं, कहते हैं सीता का नाम करिए। बहन मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने सभी लोगों के आस्था के स्थानों का उन्होंने संपूर्ण उन्होंने उसका विकास करने का काम किया। कभी वोट के नाम पे ढपली नहीं बजाई। अयोध्या में चले जाइए, आज आप हजारों करोड़ रुपया बजट निकाला इन्होंने, अब की बार भी निकाला, पिछली बार भी निकाला। श्री उमाशंकर जी सिंह जी और श्री आजाद जी यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों ने देखा किस तरह से बजट, हर बार बजट अयोध्या के नाम से। पर अयोध्या में जाकर के जब आप सड़कों में घूमेंगे तो पूरे प्रदेश का जो सबसे खराब जिला भी होगा, उससे ज्यादा खराब हालत अयोध्या की आपको नजर आएगी, क्योंकि इन्होंने धोखा देने का काम किया और कुछ नहीं करने का काम किया। वहां पर जो कुछ भी है, अगर है भी, तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे वही है। चाहे वो परिक्रमा का स्थल जो भी सड़क है उसका चौड़ीकरण हो, चाहे पूरे अयोध्या में सीवर लाइन बिछाने का काम और पानी की लाइन बिछाने का काम वो बहन मायावती जी ने कराने का काम किया। सरयू नदी के तट में जो बना है वो भी बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया था, और अयोध्या में एक बिजली घर भी देने का काम बहन मायावती जी ने किया। लेकिन जिस तरह से वृंदावन में 550 करोड़ रुपए खर्च करके समग्र विकास बहन मायावती जी ने किया, और बिठूर में जहां सीता जी जाकर रही थी, जहां पर उनको और लव कुश के साथ में रही थी, जा करके देखिए बहन मायावती जी ने वहां करोड़ों रुपए खर्च करके, 150 करोड़ रुपए खर्च करके, क्योंकि वो योजना हमारे हाथों में थी, और करके समग्र विकास वहां वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि की कुटिया और सीता रसोई, ये सब बनाने का काम और वहां हर चीज देने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम। लेकिन वोट धर्म के नाम पे नहीं, ये क्या करते हैं, खाली धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और विज्ञापनों से अपने को कहते हैं बहुत उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, कहां दिखते हैं उपयोगी, कौन सी जगह उपयोगी दिख रहे हैं, सिवाय अपने अखबारों में जिसमें कि अपना फोटो दिखाते हैं, हर पन्ने में फोटो दिखा करके और डराते हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे तो खुद कहते हैं हमारा चेहरा देख करके और डर जाओ, समझ जाओ तुम्हें भयभीत होना चाहिए। अगर भयभीत नहीं हो तो तैयार रहो रोको और ठोको की नीति पे, जिसमें कि 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या इनकाउंटर हो गए, 500 से ज्यादा ब्राह्मणों के लोग मार दिए गए, और कितने दलित समाज के लोग कितने उत्पीड़ित हुए, मारे गए, ये सभी को मालूम। तो ये खाली अपने जो इनके विज्ञापन होते हैं जिसमें ये 300 करोड़ रुपया महीना खर्चा करते हैं अपने ऊपर, अपना चेहरा दिखाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों के अंदर दहशत फैलाने के लिए, हर पन्ने में अपना चेहरा दिखाएंगे।
हर पन्ने में विज्ञापन होगा। और आपको भी मालूम है कि एक पन्ने का विज्ञापन 50 लाख से ऊपर खर्च होता है। तो 10 पन्नों में अगर एक अखबार में पूरे प्रदेश में है, तो अब तो इनका बजट जो 300 करोड़ रुपए का महीने का था, वो बढ़ करके 500 करोड़ रुपए हो गया। 3600 करोड़ रुपए एक साल में अपने ऊपर खाली चेहरा दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए कि हम कागज में कितने उपयोगी है। 20,000 करोड़ रुपया 5 साल में। अगर यही रुपया इन्होंने गरीबों के ऊपर लगा दिया होता और स्कूलों में लगा दिया होता, तो सवा खाना हमारी बच्चों को स्कूल में नहीं खाना पड़ता और उनकी तबीयत नहीं खराब होती, जैसा कि अखबारों में आए दिन निकलता रहता है। सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग कोरोना में नहीं मरते, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरते, दवाई की कमी से नहीं मरते, डॉक्टरों की कमी से नहीं मरते, अस्पताल की कमी से नहीं मरते, अगर ये रुपया इन्होंने वहां लगा दिया होता। अगर इन्होंने जो सड़कों में चलते हुए लोग आ रहे थे दूसरी जगह से और पूरे दूसरे प्रदेशों से, हमारे प्रवासी लोग थे, सैकड़ों किलोमीटर चलते रहे अपने कंधों में बच्चों को ले करके और आते रहे, लेकिन उनके लिए न खाने की व्यवस्था, न उनके लिए कुछ करने की व्यवस्था, न रुकने की व्यवस्था। इतने लोग मर गए कोरोना में कि उनको जलाने का स्थान नहीं मिला, दफनाने का स्थान नहीं मिला। तो फिर उसके बाद आपने भी देखा कि किस तरीके से गंगा नदी में बहाने का काम किया, बालू में गाड़ने का काम किया, और किस तरह से जानवरों ने फिर उनको नोचने का, खसोटने का जो दृश्य आप लोगों ने देखा अखबारों में, टेलीविजन में, गृह शरीर देखा, वो जो तस्वीर देखी, वो हम लोगों के कभी भी दिमाग से हट नहीं सकती। पूरे देश विदेश में हम लोग शर्मसार हुए, लेकिन ये विज्ञापन निकालते हैं कि कोरोना में हमने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी हमने दवाइयां दी, कैसे डॉक्टरों को दिया, कैसे लोगों के पास दवा पहुंचाने का काम किया। ये झूठा प्रचार करते हैं, इसलिए आप इनके झूठे प्रचार में मत आइएगा। याद करिए किस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में दहशत फैलाई हुई है, किस तरह से ये और समाजवादी पार्टी मिलकर के एक दूसरे को अल्फाज बनाने का, बातें करने काम करते हैं, भड़काने के लिए करते हैं। किस तरह से दलित समाज की हमारी एक बेटी के साथ में हाथरस में क्या हुआ, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे सभी समाज के लोगों को, खाली दलित समाज के नहीं, वो हम सबकी बेटी थी, वो हमारे प्रदेश की बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी। उसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका मृत्यु शरीर भी उसके घर वालों को नहीं दिया। लोग देखते हैं टेलीविजन, हमने भी देखा, आपने भी देखा कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको तो वहां पहुंचना चाहिए था, वो अपने घर में बैठ करके और टेलीविजन लगा करके और उसमें बैठ करके खुद देख रहे थे, नजारा देख रहे थे। और क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट वहां खड़ा हुआ था, उसको निर्देश दे रहे थे, कह रहे थे किसी भी हालत में इसके मृत्यु शरीर को इसके घर वालों को मत देना। और वो लोग रोती रही मां, बिलखती रही, घर वाले चीखते रहे, उनको सिक्जे के अंदर बंद करके ताला लगा दिया गया जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार। और फिर रात के 2:30 बजे ले जाकर के खेतों में किस तरह से उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके उसको जलाने का घृणित काल हुआ, ये सबने देखा, कोई नहीं भूल सकता। और हम लोगों की नहीं निगाह सर से झुकी, हम लोगों का ही नहीं सर झुका, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का और पूरे विश्व में वो तस्वीर आई थी, छपी थी, हर मैगजीन में छपी कि किस तरह से मिट्टी के तेल डाल के एक पुलिसकर्मी के हाथों से उसको जलवाने का काम हो रहा। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने तो 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उसके पति को तो पहले इनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसको उठा ले गए और जेल में बंद कर दिया। क्या दोष था उसका? दूसरे जिले से शादी होकर के आई थी वहां पर और उसके बाद उसको जेल में ले गए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी समीक्षा हर रोज होती है, जो बराबर होती है, किसी भी हालत में उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। सभी को निर्देश है, चाहे झूठे कागज बनाने पड़े, झूठे बयान कराने पड़े, लेकिन वो जेल से बाहर लड़की नहीं निकलनी चाहिए। 16.5 साल की लड़की और उसके साथ में घर की 2 महिलाएं, वो भी जेल में बंद है 1.5 साल से, जिनके साथ में 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा, लड़का, वो भी जेल में बंद। इस तरह की सरकार हमको मिली है, जहां पर कि अभी हाथरस में ही जांचता हुआ भीभत्स से काम हुआ था, वहां पर रेणु शर्मा नाम की लड़की, उसका क्या दोष था? वो एक राजनीतिक महिला थी और उसके बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए
और फिर ब्राह्मण समाज की भी, जिस तरह से ब्राह्मण समाज की खुशी दुबे क्यों ब्राह्मण समाज की है, अगर ब्राह्मण समाज की है तो उसको तो ठिकाने लगाने, इसको तो प्रताड़ित करना ही। 500 लोग मर गए, 100 एनकाउंटर हो गए, अभी भी जी नहीं भरा। ये सोचते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग दहशत में आ जाएंगे। रेणु शर्मा के साथ में भी इसी तरह का काम किया। वो तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी वहां की, उसके बाद उसको फर्जी मुकदमे में जेल में भेज दिया। जेल में बंद करने के बाद उसको उसकी बेल ना होने पाए, उसी तरह से खुशी दुबे की तरह पूरी कोशिश हुई, लेकिन उसकी बेल हो गई। कुछ था ही नहीं उसके खिलाफ। उसकी बेल जो हो गई, 15 दिन तक उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया। उसको बेल के बाद भी जेल में रखा, और कब आने दिया? जब उसकी मृत्यु हो गई और उसका मृत्यु शरीर ही जेल से बाहर आने दिया, उसको जिंदा बाहर आने नहीं दिया। जो कि सोच इनकी खुशी दुबे के लिए भी। कितना विरोध है, कितनी नाराजगी है ब्राह्मण समाज से। ये भारतीय जनता पार्टी और ये इनके मुखिया, क्या ऐसा ब्राह्मण समाज ने किया जो आप उनके पीछे दलित समाज की तरह अल्पसंख्यक समाज को डराने धमकाने के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को आप कहते हैं इनको हमें सबक सिखाना है और ऐसा सबक सिखाना है कि ये प्रदेश छोड़ दें। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में 14 से 16% ब्राह्मण समाज के लोग हैं और 14 से 16% 25 करोड़ में उनको एक दिन बैठ करके हिसाब लगा लेना चाहिए कि कितने करोड़ होते हैं, गिनती गिन ले। अगर 5 करोड़ दलित समाज के लोग हैं तो 3 से 4 करोड़ जो है ये ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं। किसको किसको प्रदेश से बाहर भेजोगे? अब प्रदेश से बाहर भेजने का समय खत्म। दलित समाज के लोग जो कि 24% हैं, ब्राह्मण समाज के लोग जो 14 से 16% हैं, जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोग और जिनके साथ में पिछड़ा वर्ग के लोग पहले से ही उनके साथ में जुड़े हुए हैं और एक साथ इकट्ठे हैं, हिसाब लगाने ये इकट्ठा हो गए तो इनको कोई रोक नहीं सकता। 40% तो खाली ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ही लोग हो जाते हैं और 2007 में करके भी दिखाने का काम किया और अब की बात भी करके दिखाएंगे। और जो सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से इन लोगों को बाहर कर देंगे, अब उनको खुद तैयार हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और इनको बाहर जाने के लिए अब यही लोग बाध्य करने का काम करें। भाइयों, आपको इन सब बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग जाएंगे लोगों के बीच में, आप लोग हमारी बात पहुंचाने का काम करेंगे। बहन मायावती जी का संदेशा जो हम लोग आपके बीच में लेकर के आए उसको पहुंचाने का काम करेंगे और यह आपकी जिम्मेदारी भी है क्योंकि आपका अपना भविष्य भी इसमें निर्भर है। खाली हम लोगों का नहीं, हमारे ये जो साथी जीत कर असेंबली में जाएंगे ये किसके लिए काम करेंगे? ये आप ही के लिए काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारे जो एमएलए हैं, जो 2 पूर्व एमएलए बैठे हैं आपके बीच में, आपने देखा हमारे 2 पूर्व सांसद बैठे हैं। ये लोग 24 घंटे जब काम 3 पूर्व एमएलए हैं, नकुल दुबे भी बैठे हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और ये लोग जो है जब भी एमएलए रहे काम किया, काम करते थे। बहन मायावती जी का एक ही निर्देश होता था सबके लिए कि सब जन के लिए, सब जन की सरकार बनाने के लिए, सबको बनाई है तो सबके लिए काम करो और दिन रात लोगों के लिए काम करने का काम करो। ये लोग जीत करके आएंगे तो एक तरीके से ये नहीं जीतेंगे, ये आपकी अपनी जीत होगी और आप खुद जीत करके जाएंगे। मैं तो ये कहता हूं इसीलिए कि इनको अपना प्रत्याशी मत समझिए, अपने आप को अपना प्रत्याशी समझिए। आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे लिए, हमारी निगाह में आप सबसे बड़े हैं। ये लोग तो खाली आपके नुमाइंदे के रूप में वहां जाएंगे, पर असली लोग तो आप ही हैं जिनके हाथों में ताकत है और जिनके हाथों में वतन है, जो इनको पहुंचाने का काम करेंगे। और आप लोगों को अपना ही नहीं, अपनी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश का भविष्य बनाने के लिए, अपने आने वाली पुश्तों का भविष्य बनाने के लिए, इन सब के लिए और उत्तर प्रदेश में भाईचारा बनाने के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और जो हमारे टीचर लोग हैं जो कि मारे फिर रहे हैं, जिनको नौकरियां देने के नाम पे ये आवेदन पत्र भरवाते हैं और उसके बाद कह देते हैं पर्चा लीक हो गया, लाखों रुपया करोड़ रुपया ले लेते हैं, फिर पर्चा लीक करा करके और नौकरी देने का काम नहीं करते।
ऐसे ही खाली अध्यापकों के साथ में नहीं किया, अनेकों लोगों के साथ में इन्होंने किया। कितने भी इम्तिहान हुए इधर बीच में, सब में, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे पुलिस भर्ती का हो, चाहे टीपी हो, चाहे डीएड हो, सभी में आगे चलकर पर्चा लीक हो जाता है, क्योंकि नौकरी उन्होंने कसम खाई है कि नौकरी तो हमें देनी नहीं है, नौकरी तो हमें लेनी है। इसलिए इस सरकार को इन उखाड़ के फेंकने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है और आपको अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। बहन मायावती जी ने जो 5 साल में और जो अपनी सरकार में किया था, उसको तो आपको हम लोगों ने एक पर्चे के रूप में देने काम किया, इसलिए किया है कि आपको मालूम रहे कि क्या क्या बहन मायावती जी ने इस प्रदेश में किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहन मायावती जी ने जो 7 सितंबर को और 9 अक्टूबर को जब मानव काशीराम जी के उन्होंने पुनर्निर्माण दिवस में, उन्होंने आपको परिनिर्माण दिवस में उन्होंने जो बात कही थी, जहां 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बार हमारी प्राथमिकता जो होगी बेरोजगारी दूर करने की, पूरे उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने की बात होगी, किसानों के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं वो करने की बात होगी। और उन्होंने जो कहती है वो करके भी दिखाती है। कानून द्वारा कानून का राज, तो बहन मायावती जैसे ही चुनाव की उनको वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की बहुमत आ जाता है टेलीविजन में कि आ गया, अपने आप पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है। लोगों मालूम हो जाता है कि कौन आ रहा है, कौन सा शासक आ रहा है, कौन सा प्रशासक आ रहा है। सब अपने आप, जितने गुंडे बदमाश माफिया हैं और जितने ये डराने धमकाने वाले हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इतना बताने की जरूरत है उनको। कोई अगर अभी भी कोशिश करे, जब 10 दिन बाद चुनाव है, फिर भी आपको धमकी देने की कोशिश करे, तो उसको भी जवाब में कह दीजिए कि अब तुम्हारा वक्त लग गया, अब ये समझ लो कि बहन मायावती जी आ रही है। और ये सुनते ही वो अपने आप जो है अपने दिलों में घुस जाएगा या कहीं छिप के बैठ जाएगा, इसके अलावा बाहर नजर नहीं आएगा। इसलिए भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने जो ये बातें सुनी, हमारे साथियों की बातें सुनी, हमारे जितने पूर्व वक्ता थे उनकी बातें सुनी, उनको सुनने के बाद एक संकल्प जो हम लोगों ने आपसे कहा था, सभी ने कहा कि हम लोग एक संकल्प लेकर के जाएं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में हम लोग 5वीं बार बहन मायावती जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके मुख्यमंत्री बनाने का काम लेंगे। इसका संकल्प हम जरूर। और इस संकल्प को लेने के लिए अगर आप हमारे साथ में हैं, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, हमारे साथियों की बातों से सहमत हैं, तो मैं ये जरूर चाहूंगा आपसे कि आप लोग एक बार खड़े होकर के और दोनों हाथ उठा करके एक बार हमको इशारा कर दीजिए और हमारे साथियों को इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ में। आपके हाथ लेकर के हमारा उत्साह बढ़ गया, हम सबका उत्साह बढ़ गया। और इसके साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परिषद।